Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th of June 2022. तो 5 जून 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज यूपीएससी एग्जाम का प्रीलिम्स पेपर है, तो जो लोग दे रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जो लोग नहीं दे रहे हैं उनके लिए ये है कि पेपर जब आ जाएगा तो एटलीस्ट 2 घंटे आप बैठ करके उसको लगा लीजिएगा एज अ टेस्ट, एज अ ऑब्जेक्टिव पेपर आप उसको लगाइएगा ज़रूर, है ना। दिस विल गिव यू आइडिया कि किस तरीके से अभी पेपर आ रहा है, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन है, एट वॉट लेवल यू आर, आप किस लेवल पे हैं, ये सारी चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड डोंट गेट डिसहार्टेंड, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या चीज़ें नहीं बन रही तो अभी आपके पास समय है, यू हैव अ 1 year टाइम एंड यू कैन कोप अप विद ऑल दीज वल्नरेबिलिटीज़ एंड कोप अप विद ऑल दीज जो भी एरियाज आपके ग्रे एरियाज हैं कंसेप्ट में, तो उनको क्लियर कर सकते हैं। सो डोंट वरी, जस्ट एंजॉय द पेपर, उसको सॉल्व करिए अच्छे से। और जो लोग दे रहे हैं उनके, आप वो तो निकल गए होंगे, सब लोग अपने सेंटर पे पहुंच गए होंगे, बट स्टिल आई विश देम अ वेरी फ्रूटफुल पेपर दिस वन। एंड आप जितने भी ये लोग आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, मे गॉड हेल्प यू इन अचीविंग सक्सेस, एंड आप सब कट ऑफ क्रॉस करें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं पहले ऑब्जेक्टिव के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि प्रीएम्बल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, यू हैव टू टेल मी दैट, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट देखो लिखा हुआ है, the expression unity and integrity of the nation is there in the preamble since the beginning of the constitution, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड्स मेंशन इन द प्रीएम्बल, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट्स आपको बताने कौन से सही है, 1 only 2 only बोथ है नन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस फंडामेंटल राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एंड तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP। आपको बताना है कि कुछ नीचे जो एक्शंस लिखे हैं इनमें से कौन से एक्शंस ऐसे हैं जो DPSPs को प्रमोट करते हैं। फर्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, सेकंड है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट, थर्ड है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक जमींदारी, जागीरदार्स, इनामदार्स एक्सेट्रा, फोर्थ है नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन है 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4, ठीक है ना। तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस 1 by 1। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब पहला सवाल मैंने पूछा था प्रीएम्बल के रिगार्डिंग, तो इसका स्टेटमेंट 1 देखो गलत है। आप सबको पता होगा कि जो ये इंटीग्रिटी वाला वर्ड है ये बाद में ऐड हुआ था, है ना, 1976 के बाद किस टाइम पे ऐड हुआ था। एंड एक्सप्रेशन ये जो यूनिटी इंटीग्रिटी इन ये वाला स्टेटमेंट स्टार्टिंग से नहीं था, है ना, बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड्स अ मेंशन इन दैट, बिल्कुल इसका मेंशन है। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है ना। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पूछा था कि किस राइट को B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डी आंसर है इसका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये है जिसमें रिट्स और जो ये हेबियस कॉर्पस ये सारी चीज़ें इशू होती हैं रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा था कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट इट कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अ नलिटी, है ना। तो नलीफाई हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बिना, ऐसा B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब तीसरा जो सवाल है उसमें था कि आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो एक्शंस है गवर्नमेंट के वो DPSPs को प्रमोट करते हैं। तो पहला जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो ये भी करता है, बिल्कुल सही बात है कि जो विमेन है उनको उनके लिए है ना। दूसरा जैसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट है, तो ये भी DPSPs को प्रमोट करता है। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक जमींदार्स, जागीरदार्स, तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आर्टिकल 38 पढ़ेंगे आप, आर्टिकल 39 पढ़ेंगे, तो उनमें से किसी न किसी प्रोविजन के फुलफिलमेंट के लिए है, ठीक है ना। तो ऑल दीज आर देयर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वन और द अदर थिंग, है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसका आंसर होगा 1 2 3 4। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
आगे मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। संडे का दिन है, ज़्यादा आपका समय भी नहीं लेना चाहता मैं। संडे के दिन क्या है तो थोड़ा अपन रिवीजन और ये सब किया करें, ज़्यादा बेटर है ना। इस दिन क्या है तो न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतनी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है केवल वही डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एडिटोरियल आते नहीं आज के दिन। तो पहली न्यूज़ है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा न्यूज़ में है तो एक बार बता दूं, ऑपरेशन गंगा एक्चुअली में इवैक्यूएशन का ऑपरेशन है, जो कि यूक्रेन के वॉर के टाइम पे लिया गया। जब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया तो वहां से इवैक्यूएशन के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। ऑपरेशन गंगा कब का है? ऑपरेशन गंगा इज एक्चुअली इवैक्यूएशन प्रोग्राम जो कि स्टार्ट किया गया था जब रशिया ने अटैक कर दिया था। किसके ऊपर? रशिया ने अटैक कर दिया था यूक्रेन के ऊपर, ठीक है ना। अब न्यूज़ यहाँ पे एक्चुअली ये है कि बहुत सारी एयरलाइंस थी जिनको रोप अप किया गया था उस टाइम पे, एंड ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट के पास बिल्कुल सामने कोई चुनौती आ गई है तो अब कौन करेगा? ये जो एयरलाइंस हैं यही तो जाएंगी। अब एयरलाइंस गई तो, लेकिन उनको पेमेंट उनका भी नहीं मिला है। सो दैट इज द इशू विच इज हैपनिंग, उनको पेमेंट नहीं मिला है। बट ऑपरेशन गंगा इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑपरेशन गंगा याद रखिएगा, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनको हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड, आप यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। IISc साइंटिस्ट रिपोर्ट्स मिनी प्रोटीन दैट कैन फाइट कोविड-19। अब IISc के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ऐसा मिनी प्रोटीन निकाला है जो कि फाइट कर सकता है कोविड-19 को, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोविड-19 से रिलेटेड दो चीज़ें आपको पहले तो पता होनी चाहिए। एक तो हमारी बॉडी में जो ACE2 प्रोटीन होता है, ACE2 प्रोटीन होता है, ये एक जो वायरस है उसकी एंट्री में मदद कर रहा था। आपको पता होगा ना, ACE2 का नाम आपने सुना होगा। इट इज़ अ ह्यूमन के अंदर रहता है ACE2 प्रोटीन, जो कि जुड़ जा रहा था किससे? ACE2 एक्चुअली प्रोटीन रिसेप्टर है जो कि जुड़ रहा था। जैसे ये वायरस है, इसके अंदर ये स्पाइक्स आते थे ना, स्पाइक्स ऐसे आते थे, तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है इनके साथ ये ACE2 रिसेप्टर जुड़ जा रहा था, ठीक है ना। ACE2 रिसेप्टर जो है वो जुड़ जा रहा था, तो ये S प्रोटीन कहलाता है, स्पाइक प्रोटीन या S प्रोटीन कहलाता है। दैट इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा पहले। एक तो जो आपको पता है कि SARS-CoV-2 वायरस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या था, उसमें स्पाइक थे, है ना, स्पाइक प्रोटीन, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आपका S प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच इज देयर। एंड दूसरी चीज मैंने आपको एस रिसेप्टर के बारे में बताया, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द सेकंड थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जो मिनी प्रोटीन्स होते हैं, मिनी प्रोटीन्स शॉर्ट प्रोटीन्स कहलाते हैं। मिनी प्रोटीन्स याद रखिएगा, पहले मैं आपको बता दूं मिनी प्रोटीन्स की अगर नॉर्मल डेफिनेशन कोई आपसे पूछ लिया तो मिनी प्रोटीन्स एक्चुअली में दे आर द शॉर्ट प्रोटीन्स। याद रखिएगा, शॉर्ट प्रोटीन्स। अब शॉर्ट प्रोटीन आप कैसे बोलेंगे कि कोई शॉर्ट प्रोटीन है कि नहीं? ऐसे प्रोटीन जिनमें लेस देन 40 अमीनो एसिड्स की चेन हो, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू 40 अमीनो एसिड्स की चेन हो, वो आपके शॉर्ट प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है ना। इसमें दो या दो से ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है कि मिनी प्रोटीन्स बेसिक बाय डिज़ाइन दे आर शॉर्ट प्रोटीन्स जिसमें लेस देन 40 अमीनो एसिड्स रहते हैं, ठीक है ना। एंड बट दे हैव अ वेल डिफाइंड फोल्ड्स, वेल डिफाइंड फोल्ड्स, उनके फोल्ड्स जो रहते हैं वो वेल डिफाइंड रहते हैं, लेस देन 40 अमीनो एसिड्स की चेन रहती है। अब ये आपको 3 चीज़ पता चल गई। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म बता दूं। जैसे एक मिनी प्रोटीन है, एक मिनी प्रोटीन क्या करता है, दूसरे सिमिलर मिनी प्रोटीन के साथ बाइंड करके एक डायमर बनाता है। इट फॉर्म्स अ डायमर। याद रखेगा, डायमर कैसे? जैसे मान लो सपोज करो ये एक मिनी प्रोटीन है, तो ये दूसरे मिनी प्रोटीन के साथ ऐसे मर्ज हो जाएगा, इस तरीके से मर्ज हो जाएगा और डबल साइडेड डबल स्ट्रैंड बना लेगा। इसको क्या बोलते हैं? डायमर बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिमेंबर दिस अगेन थिंग, दिस इज डायमर। अब हो क्या रहा था, जो एस प्रोटीन है वो किसके साथ? एस प्रोटीन एक ट्राइमर है, याद रखिएगा, एस प्रोटीन इज अ ट्राइमर। एस प्रोटीन इज अ ट्राइमर। ट्राइमर मतलब कि इसमें 3 आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड्स हैं। सपोज करो, अब ये तो आपको समझ में आएगा कि ये मैं कुछ और बना रहा हूं, लेकिन ये इस तरीके से ट्राइमर का मतलब हो गया ये 3 हो गए, इसके 3 पॉलीपेप्टाइड्स हो गए जो सिमिलर पॉलीपेप्टाइड्स हैं, और इधर से ये अपना जो मिनी प्रोटीन है वो डाइमर है, ठीक है ना। तो अब ये क्या बोल रहे थे कि अभी क्या होता है, ये एक मिनी प्रोटीन इन्होंने सर्च किया है। ये मिनी प्रोटीन का नाम क्या है? SIH। मिनी प्रोटीन का नाम क्या है? SIH5। तो जो ये ISC के साइंटिस्ट उन्होंने SIH5 नाम का एक मिनी प्रोटीन ढूंढा है, जो कि क्या करता है, जैसे मान लो ये आपका ट्राइमर है, ये आपका एस प्रोटीन का ट्राइमर है और आपका ये मिनी प्रोटीन का ये डाइमर है, तो ये वाला जो है वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा। फिर ऐसा ही एस प्रोटीन कोई और होगा दूसरा, तो वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा,
और ऐसा ही एस प्रोटीन कोई तीसरा होगा वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा। अब इसकी जो बाकी ब्रांचेस हैं वो दूसरे इधर एस प्रोटीन के साथ मर्ज हो जाएंगी। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मिनी प्रोटीन है एक्चुअली में ये ACE2 रिसेप्टर के एस प्रोटीन के साथ रिसेप्टर के जुड़ने के पहले SIH मिनी प्रोटीन जुड़ जाता है, और जिससे कि जो ACE2 रिसेप्टर से जो ये जुड़ना था बाद में, आपको पता है ना कि अब ये जो एस प्रोटीन था पहले किससे जुड़ता, पहले ये आपका एस रिसेप्टर से जुड़ता, बट अब ये किससे जुड़ गया, ये SIH मिनी प्रोटीन से जुड़ गया। तो जो इसका जो वायरल इम्पैक्ट था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो दैट इज हाउ इट विल बी प्रिवेंटिंग द कोविड-19। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये जो क्रॉस लिंकिंग है ये आपको समझ में आ गई होगी। देखो, आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई एम नॉट फ्रॉम दैट मेडिकल बैकग्राउंड, तो मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो सकता है ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ, आई ट्राइड माई बेस्ट। जो मैंने समझाया उतना ही आपको जानना ज़रूरी है, दैट इज इट, है ना। आगे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन फॉरेस्ट ट्रिगर्स कंफ्यूजन। अब हुआ क्या कि कल सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपको बताया था कि इको सेंसिटिव जोन के रिगार्डिंग एक ऑर्डर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, उनके अगल बगल कम से कम 1 किलोमीटर का आपका इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, जिसमें आपको किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे केरला में कुछ कन्फ्यूज़न इसलिए आ रहा था क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इको सेंसिटिव जोन काफ़ी बड़े हैं। फॉर एग्जांपल केरला में लगभग 25 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जिसमें 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 6 नेशनल पार्क्स एंड 1 कम्युनिटी रिजर्व है। देयर आर 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 6 नेशनल पार्क्स एंड 1 कम्युनिटी रिजर्व इन केरला विच आर अंडर द प्रोटेक्टेड एरिया स्टेटस, ठीक है ना। अब ऐसे में जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व का। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व हैज अ इको सेंसिटिव जोन ऑफ 10.09 किलोमीटर्स, ठीक है ना। तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व का जो है वो इको सेंसिटिव जोन 10.09 किलोमीटर्स का है, ठीक है ना। उसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, उसमें 9.8 किलोमीटर्स का साउथ वेस्ट बाउंड्री है, ठीक है ना। इसके बाद आपका चिम्मुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें 9.5 किलोमीटर्स की इको सेंसिटिव जोन है वेस्ट एरिया में। फिर इसके अलावा शेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें 6.5 किलोमीटर्स का है साउथ की तरफ, और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसमें 4 किलोमीटर्स है इन बोथ द साउथ एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि केरला में इशू ये है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इको सेंसिटिव जोन है, और इको सेंसिटिव जोन ही है वो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि भाई इको सेंसिटिव जोन में आपको किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है ना। अब जब नहीं करनी है, और यहाँ पे उन्होंने तो 1 किलोमीटर की ही बात की थी, बट यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इको सेंसिटिव जोन होने के कारण कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अगर कर दी गई हैं तो अब उनके ऊपर कन्फ्यूजन है कि क्या किया जाए। नाम तो उसका इको सेंसिटिव जोन ही है, गाइडलाइन ऐसी है, लेकिन वो 1 किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा है, तो कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कोर्ट ने कहा था कि ऑल द ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट द प्रोहिबिटेड वंस, है ना। तो कोर्ट ने चूंकि ये कहा था कि ऑल द ऑनगोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट द प्रोहिबिटेड वंस इन द इको सेंसिटिव जोन में कंटिन्यू, बट दैट शुड बी विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कोर्ट ने कल पहले ही कह दिया था कि जितनी भी ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ हैं, अब जो चल रही होंगी एक्टिविटी, उसका क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रोहिबिटेड एक्टिविटी नहीं है, जैसे माइनिंग प्रोहिबिटेड है ना, कल उन्होंने कहा था माइनिंग प्रोहिबिटेड है, तो इन्होंने कहा कि अगर माइनिंग जैसे ऐसे प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ के अलावा अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप पहले प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से परमिशन ले लें। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से परमिशन लेने के बाद आप उस एक्टिविटी को वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन सोल्यूशन भी साथ में कोर्ट ने वहां पे दिया है। तो लेट्स सी कि किस तरीके से ये मूव करेंगे आगे, बट दैट इज हाउ इट इज राइट नाउ। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है। सरोगेसी लॉ फेसेस चैलेंज इन कोर्ट। अब सरोगेसी लॉ के ऊपर चैलेंज किया गया है। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था, सरोगेसी के ऊपर काफी डिस्कशन किया था मैंने। जैसे मैंने आपको कहा था कि सरोगेसी लॉ इन इंडिया इज राइट नाउ वेरी प्रोहिबिटिव, बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड है, और इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरीके से बैन है। देयर इज़ नो फॉर्म ऑफ कमर्शियल सरोगेसी इन इंडिया, है ना। अब ब्लैक मार्केट में और इस तरह से पैरेलल इकोनॉमी में भले हो जाए, लेकिन ओवरऑल ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट ये आपको रखना कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 में आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसने कि कहा था कि कमर्शियल सरोगेसी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसमें मदर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है एंड सरोगेट मदर का। एंड दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा था कि केवल और केवल अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी होगी। देयर विल बी ओनली इंस्टेंसेस ऑफ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी
सरोगेसी। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का मतलब क्या होता है? अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का मतलब है कि कोई मॉनेटरी एक्सचेंज या मॉनेटरी बेनिफिट के लिए सरोगेसी नहीं करेगा, केवल और केवल मेडिकल एक्सपेंसेस और टेस्ट और ये सब चीज़ें जो डिलीवरी के समय लगेगा केवल उसका एक्सपेंस बियर करेंगे पेरेंट्स। और दूसरी चीज़ जो ये जो सरोगेट मदर है वो क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, क्लोज फैमिली में होनी चाहिए, और कम से कम 5 साल मैरिड होनी चाहिए, और कम से कम उसने एक बच्चा कर लिया हो ऑलरेडी, और उसके अलावा केवल एक ही बार वो सरोगेट मदर बन सकती है। ये सारे कुछ प्रोहिबिशंस हैं, देखो लिखा है अंडर द एक्ट अ कपल कैन ऑप्ट फॉर सरोगेसी ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड शुड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट्स ऑफ एलिजिबिलिटी। सबसे पहले तो एक्ट कहता है कि एक कपल सरोगेसी केवल केवल मेडिकल ग्राउंड्स पे कर सकता है, एंड इसके अलावा उनको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दे विल हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। दूसरा उन्होंने कहा कि द कपल शुड हैव बीन मैरिड फॉर 5 years एंड नॉट हैव अ लिविंग चाइल्ड। जो कपल है जिसको सरोगेट चाहिए वो कपल कम से कम 5 साल शादीशुदा हो, एंड शुड नॉट हैव अ लिविंग चाइल्ड, उनका कोई लिविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सरोगेट मदर है दैट शुड बी अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द कपल, अ मैरिड वुमेन विद अ चाइल्ड ऑफ हर ओन एंड शुड बी एज्ड बिटवीन 25 to 35। आप कंडीशंस देख सकते हैं कि जो एक तो जो सरोगेट मदर होगी वो कम से कम एक क्लोज रिलेटिव हो, दूसरा मैरिड वुमेन हो, तीसरा उसका खुद का एक चाइल्ड हो, एंड चौथा एज शुड बी बिटवीन 25 to 35। ठीक है ना, तो ये एक कंडीशंस है। नाउ द लॉ अलाउज अ सिंगल वुमेन टू रिजॉर्ट टू सरोगेसी, शी हैज टू बी अ विडो और अ डाइवोर्सी बिटवीन द एज ऑफ 35 and 45। अगर आप सिंगल वुमेन हैं, यानी कि अगर आप सिंगल वुमेन हैं तो आप सरोगेसी के लिए केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन यू आर अ विडो और अ डाइवोर्सी बिटवीन द एज ऑफ 35 and 45, बिटवीन द एज ऑफ 35 and 45। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जो अभी सिंगल एक वुमेन थी जिसने खुद से शादी कर ली, अगर वो करना चाहे सरोगेसी से बच्चा, तो उसको पहले खुद को डिवोर्स देना पड़ेगा। अब ये भी हो सकता है फ्यूचर में कि खुद को उसको पहले डाइवोर्स देना पड़े। तो ये आप समझ सकते हैं कि हाउ द कंडीशंस आर, एंड सिंगल मैन आर नॉट एलिजिबल एट ऑल। तो सिंगल मैन तो एलिजिबल ही नहीं है, चाहे खुद से शादी कर लो चाहे खुद को डाइवोर्स दे दो, आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो सिंगल मैन आर नॉट एलिजिबल। तो ये जो कंडीशंस हैं बेसिकली ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, और इसी कारण से इसको चैलेंज बार बार किया जाता है कि भैया सिंगल मैन क्यों नहीं कर सकते, भाई इतने सारे जो गे कपल्स हैं वो क्यों नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो लेट्स सी कि किस तरीके से कोर्ट प्रोसीड करता है इसमें, बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द स्टेटस ऑफ द कंडीशन। चाइना टू नॉट गिव एडवांस्ड सेफ्टी टू एम्परर पेंगुइन्स। चाइना ने कहा है कि भैया हम और ज़्यादा सेफ्टी एम्परर पेंगुइन्स को नहीं दे सकते। एम्परर पेंगुइन्स कौन से हैं? दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेंगुइन्स, दे आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेंगुइन। और आपको ये तो पता होगा कि पेंगुइन जो है वो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं ना, जो आर्कटिक है वहाँ पे आपके ये वाइट बेयर और ये सब जो रहते हैं पोलर बियर्स पाए जाते हैं, और जो सदर्न का अंटार्कटिका वाला पार्ट है वहाँ पे आपके पेंगुइन्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो दोनों का एरिया जो है वो डिफाइंड है, अलग अलग एरिया है ना। और अब ये एम्परर पेंगुइन्स जो है दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेंगुइन्स, और कई कंट्रीज जो हैं जो कि अंटार्कटिका ट्रीटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने कहा है कि भैया इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, बट चाइना ने कहा कि भैया अब हम नहीं दे पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, सबसे बड़ा यहाँ पे जो न्यूज़ आपको फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जाननी है वो है अंटार्कटिका ट्रीटी। याद रखिएगा अंटार्कटिक ट्रीटी बेसिकली जो है उसका ये कहना है कि अंटार्कटिक ट्रीटी की जो पार्टीज है वो कहती है कि अंटार्कटिका एक नेशनल रिजर्व है विच इज़ डिवोटेड टू पीस एंड साइंस। ठीक है ना, तो उन कंट्रीज़ का क्या कहना है? कंट्रीज़ का कहना ये है कि जो अंटार्कटिक है इट इज़ बेसिकली अ नेचुरल रिजर्व दैट इज़ डिवोटेड टू पीस एंड साइंस। ये लिख लेना, एग्जैक्टली यही लाइन आएगी, इट्स अ नेचुरल रिजर्व विच इज़ डिवोटेड टू पीस एंड साइंस। ठीक है ना, अब अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई थी 1 दिसंबर 1959 को। ठीक है, अंटार्कटिक ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1 दिसंबर 1959 को, यानी कि 1 दिसंबर 1959 को। और 12 नेशंस वर देयर जिन्होंने स्टार्टिंग में ट्रीटी साइन की थी। कौन कौन से नेशंस थे? अर्जेंटीना था, ऑस्ट्रेलिया था, बेल्जियम था, चिली थे, फ्रांस था, जापान था, न्यूजीलैंड था, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स,
यूएसएसआर। मतलब कि आपकी इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स में तो नहीं है अंटार्कटिका ट्रीटी की। तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आई कि अंटार्कटिक ट्रीटी के फाउंडिंग मेंबर कौन, ये 12 कंट्रीज, नाम मैंने बता दिए हैं, दोबारा बैक करके सुन लेना, एक बार लिख लेना, ठीक है ना। दूसरी चीज, इंडिया का जो कंसेप्ट है, इंडिया का हमको पता रहना जरूरी है। तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स में नहीं था, सिंपल सी बात हमको जाननी है कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स में नहीं था, इंडिया वाज नॉट पार्ट ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। तो अब बात यह है कि क्या इंडिया एट ऑल अ मेंबर, क्या इंडिया मेंबर है या नहीं। तो हाँ बिल्कुल है। इंडिया 1983 में इंडिया ने अंटार्कटिक ट्रीटी साइन की थी एंड फ्रॉम दैट इट रिसीव्ड द कंसल्टेटिव स्टेटस, ठीक है ना। तो 1983 में इंडिया ने साइन कर दी थी अंटार्कटिक ट्रीटी एंड फ्रॉम देयर ऑन इट बिकेम अ कंसल्टेटिव मेंबर ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया के कौन कौन से मेजर मिशन हैं जो कि अंटार्कटिका में चल रहे हैं। तो इंडिया का सबसे पहला मिशन था वो था दक्षिण गंगोत्री, जो कि बर्फ में डूब गया, बर्फ में डूब नहीं गया, बर्फ में जम गया, जो भी हुआ। उसके बाद दूसरा हमारा मिशन था मैत्री और तीसरा था भारती। तो भारती इज अ परमानेंट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन जो कि कमीशनड है, ये तीसरे लाइन का है। इसके अलावा मैत्री है, भारती, मैत्री और पहला जो था वो दक्षिण गंगोत्री था, है ना। वो अब एक सप्लाई बेस की तरह काम करता है। दक्षिण गंगोत्री इज बीइंग यूज्ड एज अ सप्लाई बेस फॉर नाउ ऑन, ठीक है। अब अंटार्कटिक ट्रीटी में जो बातें कही गई हैं वो बड़ी बड़ी बातें हैं कि इसको वॉर में यूज़ नहीं कर सकते। अंटार्कटिक ट्रीटी में अंटार्कटिक रीजन को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और बेसिकली यहाँ पे जो भी कंट्री एक्सपीडिशन करने जाएगी उसको पहले अपने एक्सपीडिशन की डिटेल देनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट का भी एक मैकेनिज्म है। प्लस इन्होंने ये कहा है कि जो भी यूएन की कंट्री है वो एसीड कर सकती है टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। एनी मेंबर ऑफ द यूएन कैन एसीड टू दिस अंटार्कटिक ट्रीटी, ठीक है ना। तो जो भी है एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो आई थिंक 54 या 52 सिग्नेटरीज हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, जिसमें 28 आर हैविंग द कंसल्टेटिव स्टेटस, है ना। तो फॉर नाउ ऑन आई थिंक 54 मेंबर्स आर देयर या 52 मेंबर्स आर देयर, सिग्नेटरीज आर देयर। एक बार आप चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है ना। अगली न्यूज़ है वाई आर एफपीआईज डंपिंग इंडियन स्टॉक्स। अब एफपीआई जो है वो इंडियन स्टॉक्स को डंप कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो भाई ये है कि एफपीआईज होते क्या है क्या। तो एफपीआईज यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। एफपीआई मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। एक्चुअली ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि आपके इक्विटी में, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में, इनमें इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव शेयर होल्डर्स नहीं होते। दे आर नॉट दी एक्टिव शेयर होल्डर्स और ये बिल्कुल प्रॉफिट के लिए आते हैं आपके लिए, बिल्कुल आपके पास प्रॉफिट के लिए आते हैं। दे कम फॉर प्रॉफिट एंड अगर प्रॉफिट है तो ठीक दे विल इन्वेस्ट, अदरवाइज दे विल नॉट बी इन्वेस्टिंग, दे विल बी टेकिंग आउट देयर मनी। अब इनके लिए एंट्री करना और एग्जिट करना बहुत आसान होता है। एफपीआईज फॉर एफपीआईज एंटरिंग इनटू द मार्केट एंड एग्जिटिंग द मार्केट इज वेरी इजी, देयरफॉर इट इज नोन एज हॉट मनी। इसी को हॉट मनी भी कहा जाता है एफपीआईज को, क्योंकि बहुत ईजिली आते हैं, बहुत ईजिली चले जाते हैं, ठीक है ना। एंड अब ये इनके क्या क्या फैक्टर्स हैं। इनका फैक्टर केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहता है। इनको अगर लग रहा है कि आपके यहाँ शेयर मार्केट में उछाल आने वाला है या मार्केट जो है वो बियरिश होने वाला है तो आपको खरीद लेंगे और जैसे ही बुलिश आएगा सबसे पहले यही निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड-19 शुरू हुआ तो मतलब पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, लगभग समझ लो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इन्होंने निकाल लिया यहाँ से, इंडिया से, है ना। तो इसीलिए इसके ऊपर जब मार्केट जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर देता है, ये मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल बना देता है ये आपका एफपीआई जो रहता है, ठीक है ना। एंड दे इन्वेस्ट बेसिकली इन फेवरेबल लोकेशंस ओनली। अगर इनको लग रहा है कि भाई अगर आपका बॉन्ड मार्केट में पैसा है तो ये बॉन्ड में इन्वेस्ट करने लगेंगे, अगर लगेगा शेयर मार्केट में पैसा है तो इक्विटीज में इन्वेस्ट करने लगेंगे। फिर यूएस का अगर जो फेडरल बैंक का इंटरेस्ट रेट है अगर वो बढ़ गया तो वहाँ चले जाएंगे, है ना। तो ये सारी कंडीशंस पे डिपेंडेंट रहता है। और रिसेंटली आपको पता है चूंकि कोविड-19 हुआ, उसके बाद यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, जिससे कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो बैंक्स ने, आरबीआई ने वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, है ना। फिर करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने लगेगा, इससे हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होने लगी। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होगी तो 100 रुपये में सपोज करो, 150 रुपये में सपोज करो पहले इनको $2 मिल रहे थे, है ना, क्योंकि 75 रुपये का $1, है ना, और 150 रुपये में $2 मिल रहे थे। अब मान लो करेंसी डिप्रिशिएट कर जाए और 100 रुपये की हो जाए करेंसी, तो अब क्या होगा कि इनको 200 रुपये देने पड़ेंगे तब इनको $2 मिलेगा, है ना।
100 रुपये की हो जाएगी तो 200, तो पहले जो चीज़ इनको 150 में मिल रही थी $2, अब उनको 200 में मिलेगी, तो लिक्विडेशन के बाद इनको कम डॉलर मिलेंगे। तो कॉमन सेंस लगाओ कि जब करेंसी डिप्रिशिएट करेगी तो इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनको तो डॉलर ज़्यादा चाहिए ना, उनको आपके डॉलर ज़्यादा चाहिए, है ना। तो बेसिकली दैट दिस इज हाउ ऑन दीज कंडीशंस इट डिपेंड्स अपॉन। तो ये सारी मार्केट के इन टर्म्स पे ही डिपेंड करता है, एंड इसीलिए हमारे यहाँ जो एफपीआईज का इन्वेस्टमेंट है थोड़ा कम होता जा रहा है। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। यूपीएससी का पेपर आएगा तो अच्छे से उसको लगा लीजिएगा, आंसर हम डिस्कस करेंगे लाइव इन द वीडियो ओनली, है ना, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।